अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है और आप सबको ईद मुबारक। और हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम अपने कुछ ख़ास दोस्तों के साथ करें। और मेरे ये दोस्त पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के बड़े जाने माने नाम हैं। मैं दोनों का तारुफ कराता चलूँ। ज़फ़र मोती साहब जो कि मारूफ स्टॉक ब्रोकर हैं, ज़फ़र मोती कैपिटल्स के CEO हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 12 बोर्ड मेंबर भी रहे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले कि आपके घर हम आज आए, आपको ईद मुबारक। और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मुबारक। नहीं, वो तो किसका, जो अभी ये जो चल रहा है अभी, जी जी ठीक है, वो खर्चे उसकी सब सारी चीज़ों पे आ जाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट आएगी। और फरीद आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि AKD सिक्योरिटीज़ के CEO हैं। और इन दोनों हजरात से जो मेरी शनासाई है, मेरी दोस्ती है, लगभग मेरे ख्याल से 2 डेकेड्स तो हो गए, मोर देन 20 ईयर्स। और माशाल्लाह बड़ा ग्रो किया इन दोनों ने कैपिटल मार्केट्स के साथ। पाकिस्तान में बहुत नाम कमाया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। और दोनों बड़े अच्छे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के हवाले से बड़े नाम हैं। फ़रीद आलम जो हैं, उनके जब भी प्रोग्राम में आई या इनसे बात होती है तो वो एक शेर व शायरी वाला सिलसिला भी रहता है। और फ़रीद आलम जो हैं, बड़ा अच्छा अदबी ज़ौक़ भी है इनका माशाल्लाह। और दूसरी तरफ ज़फ़र मोती जो हैं, उनके शौक़ कुछ और हैं, तो वो बड़ा उसमें भी माशाल्लाह कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल सारे जो हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वाले शौक़ हैं जी। तो ज़फ़र मोती साहब, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? माशाल्लाह से अच्छी गुजर रही है और मौसम भी अच्छा मिला है और दोस्तों का प्यार भी ज़्यादा मिला है इस दफ़ा, क्योंकि बाकी और कुछ किसी के पास रहा नहीं है, तो सिर्फ प्यारी प्यार है और क्या। नहीं, प्यारी प्यारे, लेकिन आप तो माशाल्लाह सबसे बड़े हैं और ख़ानदान में, फैमिली में, इर्द गिर्द में सब आप तो ईदी तो देते होंगे ना कि नहीं देते? मैं ईदी ले लेता हूँ, ईदी से भी ईदी ली हुई है मैंने। वो तो और लोगों ने भी ली हुई है, लेकिन आप अपनी बात करें कि आप खुद देते हैं किसी को ईदी के लिए? यार फैमिली में देते हैं। और जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें ईदी देना भी एक मेरे ख्याल में एक नहीं, ऐसे ये ना बोला करे यार, हालात ऐसे चल रहे हैं। क्या स्टॉक इंडेक्स आपका जो ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, मतलब लोग क्या सोचेंगे कि एक स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और ज़फ़र मोती बोल रहा है कि हालात सही नहीं चल रहे। देखिए, वो स्टॉक अच्छा जा रहा है, इकोनॉमी का टर्न अराउंड है, हम बैंक्रप्सी से बचे हुए हैं, ये सब बातें तो अच्छी हैं, दिल होना चाहिए नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सीरियस नोट पर भी लें तो अब इसको टर्न अराउंड होते होते टाइम तो लगेगा ना। लेकिन ये है कि मजाकन मैं कह रहा था, मेरे ख्याल में पिछली ईद से इस ईद में थोड़ी सी बेहतरी तो आई है। और लोगों को जो टैलेंट है, जो मेरे ख्याल में जो लोग थोड़े से बाहर निकले हैं, काफ़ी देर बाद निकले, लेकिन वो अब निकले हैं। देखते हैं कि ये जो ईद के बाद का इवेंट्स शुरू होंगे वो कितने एक्साइटिंग होंगे मार्केट के लिए और मुल्क के लिए। ठीक है जी। फरीद भाई, आप बताइए कैसा रहा ईद का दिन, क्या मसरूफियात आपकी रहती हैं नॉर्मली? अब मैं अपनी बात करने से पहले ज़फ़र की तरफ से, मैं इसका जो ईद का दिन गुजर रहा है, लास्ट टाइम और इस टाइम के जो कंपैरिजन कर रहा है ज़फ़र, बिल्कुल सही कर रहा है। अब हुआ ये कि जो ईद पे ऊपर इसका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गए हैं थोड़े से, इसको डबल देना पड़ गया है, सदका एक फ़ितर और एक फ़िदिया। तो फ़िदिया और जो फ़िदिया फ़रिया अल्ताफ़ नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि आप एक तो है सदका फ़ितर, वो असल में है तो हर एक के मुताबिक के 2 किलो जौ और ये वो। अब मोती हाउस में जो आता है ना, वो कहता है वो जौ नहीं, ये जो खान, सरदार और मियाँ है ना, इनसे लोग कहते हैं कि 2 किलो किशमिश के बराबर हमें आप सदका फ़ितराना दें। तो आज अब जब मोती हाउस में लोग आए तो उन लोगों ने इनसे फिर वो किशमिश के बराबर जब फितराना मांगा, तो फिर जाहिर है ज़फ़र के साथ हुआ। तो कौन लोग थे ऐसे भाई जिनको कुछ मिला, हमें तो बताएं। ऐसे कौन लोग थे जो यहाँ से फैज़याब होके गए मोती हाउस से? वो छोटी छोटी थैलियाँ ही मिलती हैं 2 किलो के हिसाब से, तो उस पर लिखा होता है 2 किलो। नाम को दिखा के, हमारी भी टीम माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है, को नाम को दिखा के, मतलब ईद का दिन चल रहा है, दिखा देंगे। इतनी टीम को लाना ही नहीं चाहिए था आपको। ये देखें, मतलब यार एक मैं बोलता हूँ कि मेमन जो है ना माशाल्लाह बड़े खुले दिल के होते हैं। मेमन जो है माशाल्लाह बड़े, हमारा जिससे वास्ता पड़ा है माशाल्लाह वो बड़े खुले दिल के। आपका वास्ता मेरे से भी पड़ा हुआ है। नहीं तो वहीं पे आके तो बंदा फिर दोबारा 2 दफा सोचने पे मजबूर हो जाता है। भाई आपकी कम्युनिटी में आप अकील भाई की बात कर लें, आरिफ भाई की बात कर लें, आप सैलानी की बात कर लें, और किस किस की ना बताएं? मेरा भाई जाबिर की बात
नहीं, और अब तो जफर मोती की बात क्यों नहीं करें हम? वो काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, बहुत सी जगहों पे होता है ना, वो औलाद बड़ी खूबसूरत होती है ना, तो उसको एक टीका लगा देते हैं वो नजर बट्टू के तौर पे, ऐसा होता है ना? ऐसा है कि नहीं है? उसमें क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा डॉक्टर हर फैमिली में एक ना एक होता है, एक बनाता है, एक बिगाड़ता है, एक चलाता है, एक एंजॉय करता है। लेकिन मैं ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हूँ नहीं। हाँ नहीं, तो हम कब कह रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नजर ना लगेगा। ग्रे एरिया में इसका काम है जो कमालिया माशाल्लाह फैमिली ने उसको कंजर्व करना है, नीचे ना आए, ऊपर भी ऊपर जाए, नीचे बिल्कुल ना आए। तो इसको कंज्यूम भी तो होता है कि कुछ कंज्यूम करो, बाकी कंजर्व करो। वो कहते हैं वापस उसी लेवल पे आना है, ये नीचे ना आ जाए। हाँ, ये लेकर जाना है। नहीं सफर भाई, हमने आपके हवाले से ना बड़ी मार्केट में जब मैं आता था स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा एक तो बड़ी मुझे ये बताइए, आपकी माशाल्लाह ये 3rd जनरेशन है स्टॉक एक्सचेंज, 4th जनरेशन है, और इस बीच में मुझे जहाँ तक याद है पिछले 20 साल में 2005 का स्टॉक मार्केट क्राइसिस, 2008 का बड़ा ख़तरनाक क्राइसिस, और उस वक्त तो फ़ोन करके पहले इंडेक्स देखो फिर बात करो कि यार बात करें कि नहीं करें, ऐसे ही होता था ना अभी भी। तो इतनी हाई टेंस जॉब, कभी ये नहीं हुआ कि कोई और काम करें यार, ये बड़ा ख़तरनाक काम है ये बड़ा एक्साइटिंग काम भी है। और दूसरी बात कि मुझे अभी तक याद है कि 2005 के क्राइसिस का पहला प्रोग्राम जो था वो आज मार्केट की जगह आपने उसका नाम ही बदल दिया था। मुझे याद है जो है उस टाइम क्राइसिस चल पड़े थे, फिर फोरेंसिक हुई, रिपोर्टें बनी, फिर उसमें एक हमारे फनी थिंग था कि एक बेचारे 1500 शेयर वाले एक स्टॉक के मेंबर का उसको भी लेटर आ गया, तो वो बेचारा गुस्से में आ गया मेरे ऑफिस पर। तो मैंने पहला कोई काम नहीं किया, बाकी सब दोस्त जो परेशान थे उसको कह दिया कि 1500 वालों को आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट में डाल दिया है, तो इसका मतलब ये रिपोर्ट हुई ख़त्म। तो उनको सुकून आ गया, क्योंकि 1500 शेयर वाले को 15 लाख शेयर वाले के साथ मर्ज करना, यही पता चल रहा है। इसके बाद 2008 के प्रोग्रामों में हम सब साथ थे, और मतलब प्रोग्राम के साथ जरा क्लियर करें कि 2008 का क्राइसिस था, आप आते थे और मैं प्रोग्राम करता था। आप ऐसे नहीं क्लब करेंगे प्रोग्रामों में साथ थे, और क्या वो इंक्वायरी खुल वो निमट गई है। दूसरी आपकी जहन पता नहीं कहाँ चले जाते। नहीं मेरा भाई सही है, मैं सही कह रहा हूँ, ये पॉइंट खतरनाक हो सकता था, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। भाई डिस्क्लेमर चला दीजिएगा भैया प्रोग्राम से पहले। वो तो आपने हमेशा मेरे साथ प्रोग्राम करने से पहले ही डिस्क्लोजर चला है। अब ये है कि ये जो अप एंड डाउन होती है, ये एक्साइटमेंट, ये जो वैल्यूज, ये जो दोस्तों का भरमार, और ये जो हमारी मार्केट का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का चार्ट अगर आप देखें 50 से लेकर, वो आपको एग्जैक्ट सेम नजर आएगा कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, वो आपको पूरा चार्ट स्टॉक मार्केट के साथ साथ चलता नजर आएगा। और अभी भी आज भी जब हम बैंक्रप्सी के से बचकर निकलें तो जो मार्केट बढ़ रही है, और जो अभी 70,000 की बात है, क्योंकि ईद के फौरन बाद जब मार्केटें खुलेंगी तो वो भी तो एक किस्म का यूफोरिया होगा। मैं आता हूं जरा इस पॉइंट की तरफ। 70,000 गलत कह दिया, 96,000 और 1 लाख की बात करें। और दूसरे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर ये जफर मोती अगर स्टॉक में ना होते तो क्या होते, तो मैं इसका जवाब दूंगा एक शेर में। तो किसी ने कहा था कि क्या करूंगा गर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तो स्टॉक के अलावा मुझे नहीं पता जफर अच्छा क्या काम कर सकता था। जॉन एलिया के साथ यार मैं तो इनके ऑफिस में जब भी गया ना तो पता चला ये बेचारे एक मरहूम हमारे यासीन लखानी साहब होते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये हमेशा उनको तंग करने पहुंच जाते थे प्रेसिडेंट, और ये हमेशा उनको तंग करने पहुंच जाते थे। जब भी इनके ऑफिस जाओ तो ये नहीं होते थे, ये यहाँ भी अशफाक भाई दूसरे होते थे, या उनके पास होते थे, या तीसरी जगह पे। हम ये सोचते थे ये बंदा काम करता है स्टॉक में या नहीं करता है, या दूसरों का काम खराब करने चला जाता है। नहीं वो ये जानते थे। जफर भाई जो बात कर रहे हैं ना, देखें अब ये ईद पे भी ये गए अपने उन दोस्तों की तरफ जो सारे बिलियनर्स थे। तो इनसे एक क्लाइंट है जो मेरा भी क्लाइंट है, उसने मुझसे शिकायत की कि फरीद भाई, जफ़र भाई सारे बिलियनर्स की तरफ जाते हैं ईद मिलने, मेरे पास क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा मैं उनसे आपकी बात कह दूंगा, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान में ईद के मौके पे जिनके घर में कोई फौतगी हुई हो उसकी तरफ जाते हैं, फिर कोई बीमार हो उसकी तरफ जाते हैं, या अपने ऐसे लोग या ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने बहुत लंबा लॉस किया वो उनकी तरफ भी जफर भाई आपको जाना चाहिए। और बाज़ ऐसे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको इन्होंने अच्छे शेयर नहीं दिलवाए और वो बेचारे
इस आप जो कह रहे उनके पास तो ज्यादा जाना चाहिए और टाइम भी नहीं बचना चाहिए। मार्केट में अच्छा खासा रिकॉर्ड कायम हो रहा है, मार्केट थोड़ी माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन इनके अगर क्लाइंट्स अभी भी नहीं कमा रहे हैं तो उनके की तरफ भी आपको जाना चाहिए। जा रहे हैं ना, आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी मेरे यार क्लाइंट ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बैठ के कुछ डील कर रहे हैं, मैं अभी खुश हो रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे बिजनेस एकेडी सिक्योरिटीज में जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या वो केस चल रहा है, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है। दरअसल चक्कर ये है कि जो मार्केटें अभी बढ़ी हैं उससे थोड़ा सा मूड तो स्विंग हो गया है। यही आप मार्केट 3 महीने पहले देखते या 4 महीने पहले देखते तो लोगों का मूड बड़ा ऑफ था, और उसमें अगर किसी ऐसे बंदे के पास जिसने मार्केट में लॉस किया उसके घर जाना बड़ा रिस्की हो जाता। अब तो थोड़ा बेहतरी हुई है। फरीद भाई ये बहुत खतरनाक किस्म, मैं तो कहूँगा यार बड़ा खतरनाक काम है, ठीक है, किसी की इन्वेस्टमेंट और उसको गाइड करना, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करना, और एक फ़ंड मैनेजर जिस तरीके से लेकर चलता है सारी चीज़ों को। ये मुझे बताइए कि आप फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं होती, क्योंकि एक ज़माने में बहुत पहले, मतलब मीडिया ज्वाइन करने से पहले मैंने भी जो है वो आपके कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह की है और कुछ करेंसी ट्रेडिंग की है, और मुझे पता है कि ईद बकरीद के त्यौहार हमारे यहाँ, लेकिन यूरोप अमेरिका पूरा खुला है, तो हम ईद के दिनों में भी उस ब्रोकरेज हाउस के अंदर ही होते थे और 24 घंटे वो स्क्रीन के सामने मौजूद होते थे, हमारी पोजीशंस ओपन होती थी। ये मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होता है, और अगर मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल हो या आपके फेवर की ना हो। फिर दूसरा ये कि ईद बकरीद की जो लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं उससे पहले लोग जो है वो थोड़ी सी डल एक्टिविटी होती है, काम करना छोड़ देते हैं, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और अब फैमिलीज़ को आप वो टाइम दे पाते हैं? देखें, पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है अपनी पीक का, वो थोड़ा कम होता है। इसी तरह स्टॉक ब्रोकिंग में जफ़र ने बिल्कुल सही कहा कि इसके जो खदोखाल है ना, आपको ये पैशन, एक नशा है, ये एक प्रोफेशन तो है, ये स्टॉक ब्रोकिंग इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड, बट इसके अंदर जो सेक्टर की, जो इकोनॉमिक्स की, जो आपकी कंट्री की, जो सेक्टर की, जिस कंपनी की, आपने अपने हिसाब से असेसमेंट करनी है कि कौन सी चीज़ हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर को पसंद आएगी जिससे इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मैं एग्जांपल नाम नहीं लेता, सेक्टर की बात करता हूँ। एक शेयर है जो पिछले 1.25 महीने में डबल हो गया। फरीद भाई विद योर परमिशन छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। नाज़रीन, ज़फ़र मोती और फरीद आलम मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। आज ईद का दिन और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती और फरीद आलम, और यहाँ कुछ 1-2 बिल्लियाँ भी बार बार आ रही हैं जा रही हैं, पता नहीं किसी आसरे पे हैं, उनको भी बता दें कुछ मिलना मिलाना नहीं है, यहाँ से स्टॉक्स ढूंढ रही है, स्टॉक्स ढूंढ रही हैं। उनको ईद और बकरा ईद की तमीज़ नहीं है इन बिल्लियों को, इसलिए किसी आसरे में किसी आसरे पे। जी, आप बात कर रहे थे किसी शेयर का। मैं ये कह रहा था कि हाँ, एक तो शेयर के आपका जो बड़ा एक होलिस्टिक सवाल है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर तो छुट्टियाँ जो नॉर्मल होती हैं वो होती हैं। हाँ, कमोडिटी प्ले और फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है जो खुली रहती है, उसमें जो हमारे, क्योंकि हमारे इक्विटी सिक्योरिटीज़ में हमारे पास मनी मार्केट भी है, कमोडिटी भी है, और हर तरह की शॉप है, तो हाँ, उन लोगों को मुझे सोचता हूँ मैं कि उनको ज़्यादा ये छुट्टियों वाला और ईद वाला जो हिसाब किताब है वो हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा 90% जिसके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो स्टॉक्स हैं, उसके अंदर तो जो आपका पहला पॉइंट है कि जो लाइफ ऑफ अ ब्रोकर वो कितनी ज़्यादा सख्त है या नरम है। पॉइंट बहुत सारे लोग ना हमसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कराना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं, दे वांट अस टू गाइड देम। हम उनको हमेशा से ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपसे 1%, 1.5% फीस लेता है और वो डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो रन करता है। हमें आप, हमारी रिसर्च है, हमारे ट्रेडर हैं, हमसे आप जो पूछना चाहें पूछें, लेकिन ये फैसला कि क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट क्लाइंट वाइज और सब कुछ। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि ओवरलैपिंग होती है, हमें ब्रोकरेज फ़ी देना चाहते हैं लोग और हमसे काम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लेना चाहते हैं। उसके अंदर और आपको अहेड ऑफ द कर्व रहने के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल लूंगा मैं, फार्मा के अंदर नॉन एसेंशियल आइटम्स पे कैप हट गया, कैप लगा, हट गया। अब इस हटने और लगने के अंदर द क्लाइंट वांट्स यू टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि क्या कोर्ट में हो रहा है, क्या होगा, क्या आउटकम है। अगर ये हो गया तो जो व्हाट इफ सिनेरियोज है ना, वो बनाने का और आगे पहुंचाने का
वो जो एक्स्ट्रा काम होता है जहां आपने अपने आप को एज अ हाउस रिप्रेजेंट करना होता है कि लुक वी आर एट द टॉप ऑफ द इन्फो, वहां फिर लोग आपसे, ठीक है, यानी आप समझ लें कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरीके से काम करता है, एक ब्रोकरेज हाउस जिस तरीके से काम करता है, और उसकी एक जो एक कंसल्टेंसी है, सारी चीज़ें आ गई, उसकी रिसर्च रिपोर्ट से लेकर और एडवाइजरी तक। जनाब कितने लोग जो हैं वो गट फीलिंग्स पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा, और अब ट्रेंड कितना चेंज हुआ। एक ज़माने में जब हम आते थे आपके यहाँ बड़े चारों तरफ लोग जमा होते थे, बल्कि आपने तो वो मेरे ख्याल से जो आपके रिंग के अंदर और शाउटिंग होता है उसके अंदर भी काम किया होगा, लेकिन अब लोग नहीं है स्टॉक में इतने। पहले बहुत सारे लोग होते थे, अब आपका वो जो क्या 2011 में आया था जनाब, कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और इंटीग्रेशन, अब मुझे याद आ रही हैं सारी चीज़ें, क्या फ़र्क पड़ा उससे? उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर था उसको मार्केट से निकलना पड़ा। जब आप आउटक्राई की बात करते हैं, जब शोर की बात करते थे, मैं एक ही शख्स था जो ऑप्शंस भी काम कर रहा था, पिक एंड कॉल्स का भी, और हम लोग का एक नेटवर्क था। और जब हम लोग रिंग में जाते थे, शोर में, और हमारे क्लाइंट्स ऊपर खड़े होते थे, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स 500 1000 शेयर के वाले वो ऊपर आकर मार्केट को ऑब्जर्व भी करते थे, गट फीलिंग जो आपने वर्ड कहा वो उस पर भी काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने बाहर कर दिया, और अभी तो नो योर क्लाइंट्स में ऐसा हो गया है कि जिनको हम 40 साल से जानते हैं उनका भी मुझे लगता है थोड़े दिन में डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं। तो ये जो अच्छा एक हमने ये भी सुना, देखिए अब सुनते हैं ना, जब मार्केट में बैठते हैं लोगों से बात होती है, जनाब अकील डैडी साहब जो है उन्होंने बड़ा ग्रो किया, आरिफ हबीब साहब जो है उन्होंने बड़ा ग्रो किया, और ऐसे ही नहीं किया, बड़ी अनथक मेहनत की। तो उसमें किसी ने मुझे बताया कि जनाब वो आरिफ भाई जब आते थे ना, और उसके बाद वो अपनी रिसर्च वगैरह उनकी होती थी, तो अगर कोई उन्होंने कई पेपर कुछ फेंक भी दिया डस्टबिन में, तो वो भी जाके लोग चेक कर लेते थे कि उसमें कोई टिप मिल जाए किसी की। ये होता था इससे ज़्यादा कि जब हम ऑफिस से निकल कर सीढ़ियों पर चलते थे तो उसमें हम घेराव में आ जाते थे, और लोग बाकायदा नीचे जाते जाते पूछना शुरू कर देते थे। ये मार्केट गरीब स्मॉल इन्वेस्टर या जो सो कॉल्ड इतने आप लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए नहीं है। नहीं तो ये बताया करें ना, ये बताया करें ना लोगों को। आप लोग बोलते हैं, देखिए ना, जब आप लोग उसमें देखें स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हो चला गया, और आज इतना बैरियर तोड़ दिया, और साइकोलॉजिकल बैरियर, तो लोग तो आएंगे फिर। अब आप देखें कि एक ब्रोकरेज हाउस ने स्मॉल इन्वेस्टर नहीं, हो जो ऑनलाइन कह रहे थे फरीद भाई, उसमें बच्चों ने आना शुरू किया। अब वो इतनी छोटी रकम लेकर आ रहे हैं कि मैंने कहा उस ब्रोकरेज हाउस के ब्रोकर को बुलाया, मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, इनको तुम लेकर आ रहे हो, ये कल परसों इनकी बेचारों की मोटरसाइकिलें तक बिक जाएंगी, क्योंकि हमारी मार्केट फ्लक्चुएट करती है। इसका मेन मकसद ये नहीं कि मुल्क भी फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा। अगर आप देखो तो हमें ये जो अभी बता रहे थे फार्मास्यूटिकल का एसेंशियल नॉन एसेंशियल, जब आपका पूरा मुल्क एक कोर्ट के या एक इस्लामाबाद के एसआरओ पर अटका हुआ है, तो वो तो फ्लक्चुएट करेगा ना। सही। अभी आपका इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल डॉलर रुपये की पैरिटी, इंटरेस्ट रेट हाई, ये सब हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारी कैपिटल मार्केट पर है। ये मुझे बताइए कि मैंने सुना था कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो दो टाइमिंग्स वाइज दो जमातें होती हैं, और वो होता है कि जनाब मार्केट अगर फेवर में नहीं जा रही है तो 2 वक्त की जमातें हो रही हैं, ऐसा बहुत हुआ है मेरा ख्याल से। हाँ जी जी, जो इसका पहले आंसर दे दूं मैं, फिर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक ज़माना था जब मैं क्रेस बैंक में था, पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टमेंट बैंक, और हम कैपिटल मार्केट में बहुत एक्टिव थे। तो मुझे याद है एक मरहूम काले बकरे लेके पहुंच गए थे रिंग में। आपको अच्छा जी नाम भी याद है मुझे। तो उन्होंने मतलब एक हम समझते थे कि मजाक में, लेकिन ही वॉज क्वाइट सीरियस कि रिंग में इनका बकरों का खून जब बहेगा तो शायद इसके ऊपर से जो मार्केट के ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है दूर हो जाए। कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, जो अकील भाई, आरिफ भाई, ये सारे, मुझे ये याद है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू में बचपन में बताया कि जो तुम अपने नोट्स बनाओ ना, मेरे वालिद की राइटिंग बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, लेकिन वो जो अपने नोट्स बनाते थे ना वो शॉर्ट हैंड, अच्छा उनको शॉर्ट हैंड भी आती थी, लेकिन वो अपने जो नोट्स बनाते थे, मीटिंग कर रहे हैं रफर से, तो जो नोट्स बनाएंगे वो उनके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता था। अच्छा, अकील भाई का फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने इनके साथ काम किया, देखा
ये उल्टे हाथ से कुछ लिखते रहते हैं और बातें करते करते एक उल्टे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से कैलकुलेटर, वो दोनों चीजें देखी है मैंने उनकी, अखिल भाई की। जो लिखते हैं जो कोई नहीं पढ़ सकता वो भी फाड़ के फेंक देते हैं। तो मेरा नहीं, कोई इसके पीछे स्टोरी होगी, किसी दिन लेंगे अखिल भाई। पूछिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर जी। वो जो देखे, मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ ना, मार्केट अगर बिल्कुल आपके अनफेवर गई हुई है तो बेचारा हर किसी के वहाँ पे मुंह लटका हुआ है, या अल्लाह मेरी पोजीशन आ जाएगी, अल्लाह। तो वो हुआ कि जनाब दो वक्त में जमातें हो रही हैं, वो मतलब क्यों होती हैं भाई? ये दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं घूमा भी हूँ और ट्रेड भी किया, बिजनेस किया, ये हर जगह होता है। आपको मैंने एक ब्रोकर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद का था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, परेश खांडवाला, आपसे मैंने मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे। अच्छा, परेश खांडवाला जब सुबह उठे तो उसके टीवी पर पहले तो 3 टिक्के लगेंगे, अच्छा, हार पहना जाएगा उस टीवी पर, और वो उसके बाद वो ट्रेड शुरू हो गया। तो ये अभी आगे सुनिए, हांगकांग में हमने काफ़ी ट्रेड किया है। तो हांगकांग में अगर जाएं तो उसको हम कहें पीछे वाली ऑफिस हम खरीद लेते, कहता नहीं पानी जब अंदर आ रहा है तो हम फिर एराविन हयात एक है बैंकॉक में, एक टेम्पल, तो उसमें हमें कहा जाए कि भाई हम जो है ना हार वो जोशी को दे दिया, आगे वो रखेगा और हम एंटी क्लॉक चलेंगे, क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे बिजनेस ऐसे हैं, आप समझे? तो ये जो है किधर गई आपके तो सारा प्रोग्राम बढ़ गया भाई, आपकी सारी रिसर्च आपके वन साइडेड है, वन साइडेड। ये क्या बेटे? देखिए मुझे याद है कि एक दफा हमारे 3-4 दोस्त थे, लंच पे बातें हो रही थी कि मैं जा रहा हूँ मकाओ शकाओ ना, तो मैंने कहा जाता रहता घूमता फिरता बहुत है जफर, तो कहने लगा फ्री तेरे पास $1000 है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे पास उस दिन था, मैं किसी इंटरनेशनल टूर से आया था, मेरा पड़ा, तो मैं उसको देने लगा। मैंने कहा कब वापस करेगा? तो इसने कहा कि फरीद तुझे बताया तो है मैं मकाओ जा रहा हूँ, तो मैं रोलेट खेलूंगा, जीत गया तो वापस ला के दूंगा, हार गया तो क्या। तो ये बेसिक सिंपल, मैं इतना ऑनेस्टी से तुझे बता मैं शुरू में कह रहा था ना कि कुछ शौक ही अलग है जफर मोदी साहब के। क्यों नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना, तो आप एक गैम्बलर तो बन गए हो। स्टार्ट से आपकी जिंदगी में गैम्बलिंग शुरू हो गई है कि आपका पर्चा कभी निकल आएगा, आपने बड़ी मेहनत की है स्कूल में, कॉलेज में, कि भाई आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं और आपने अच्छी स्कूल में भी पढ़ा है, पता चला पेपर बाहर आउट हो गया। फिर अभी तो आप ये चीटिंग वीटिंग के लेवल देखो कि जो मैट्रिक कर रहा है, जो MBA तक कर रहा है और जो MBBS तक कर रहा है, उनकी दुनिया में उस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो। ये हाल हो गया है। तो ये इस मुल्क में आपका जुआ तो बचपन से, जब आप क्लास 9-10th में पहुंचते तब से आप खेल रहे हो। मतलब ये देखें ना, आप पता नहीं मुझे कि कहाँ पे हमारे ये सेंसर लगेगा, कौन कौन से टुकड़े इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप ज्यादा टाइम रिकॉर्ड कर लेना है तो बचेगा क्या? रिकॉर्डिंग मैं यही कह रहा था कि जफर मोती अगर प्रोग्राम में तो फिर बचेगा क्या। चले एक कोशिश कर लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक की कॉल लेते हैं और फिर ब्रेक में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं इनको। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद। और अपनी से हमने कोशिश तो की, देखते हैं अल्लाह ताला कितनी बरकत इसमें शामिल है। तो ईद के बाद होगी है, ईद के बाद। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि हम अब से पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस मरतबा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा था कि कोई हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी रमज़ानों में हमेशा होता था कि जनाब वो इफ्तार डिनर और इस टाइप की पार्टीज़ वगैरह होती थी। पिछले 3-4 साल में बिल्कुल ऐसा नहीं गया, तो वो बताइएगा। और इस मरतबा ज़रा थोड़ा सा बेहतरी आई है, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखें, अफ्तार पार्टियाँ तो ज़्यादा हुई हैं इस दफ़ा, लेकिन अफ्तार पार्टियाँ मैं, आप और बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग बहुत ज़्यादा खुशी से अटेंड करने नहीं जाते हैं, क्योंकि अफ्तारी जो घर की होती है वो अच्छी रहती है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लेकिन फिर एट द कॉस्ट ऑफ आपने इंटरेक्ट भी करना होता है लोगों से। तो अगर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तरावी में और जफर भाई वगैरह लोग नहीं मिलते, तो इनको फिर नहीं, ये भी पढ़ते हैं तरावी, क्या बात कर रहे हैं यार। लेकिन वो ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ ये नहीं आ सकते। चलिए 5 दिन और 7 दिन वाली हम नहीं ना, हम तो फिर 29 दिन वाली। तो मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट इंटरेक्शन है वो रमज़ान में थोड़ा कम ज़रूर होता है, लेकिन इसको इस दफ़ा क्योंकि लोगों ने, जिस तरह जफर ने सही कहा कि थोड़ा बेहतर है इस वाले सेक्टर का, इस सेक्टर ने पिछले 5-6 सालों में बहुत मार खा ली है, तो इस दफ़ा जब थोड़ी बहुत मार्केट बेहतर हुई तो इस दफ़ा एक्टिविटी है। लेकिन लोगों ने तोहफे, तोहफ़ और जो
खजूरें हैं अच्छी वाली, और वो जो उसके अंदर मेवे वाली खजूरें, वो आपके ही बॉस भेजते थे हमें। वो इस दफा नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है मजदूल क्योंकि जिस जगह से आ रही थी वहाँ आपको पता है नहीं, फिर वो शरबत भेजते थे जो वो खुद। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये प्रोग्राम करने बैठा हूँ या आप लोगों के आपस के आर्ग्यूमेंट्स पर बैठे हो, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बैठा हूँ। बहरहाल अब ये बताइए कि आगे क्या लग रहा है आपको? हुकूमत आ गई है और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, PDM 1 से PDM 2, कितना फ़र्क लग रहा है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क औरंगज़ेब का है। और मेरे ख्याल में जो फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है ना IMF की तरफ और जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन, वो छड़ मेरी वीणी ना, उनको काम करने दिया जा रहा है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ये है कि अगर उनको काम नहीं किया देने जाएगा तो बिजनेस कम्युनिटी पहले से ही ये है कि लेट हिम डू। नहीं, जो बड़ी बड़ी कमिटीज़ हैं मेरे ख्याल से उनसे उनको जो है वो वापस लिया गया। फिर दूसरा प्राइवेटाइजेशन जो कमेटी है वो उसको लीड कर रहे हैं जनाब आपके डार साहब, वज़ीर ख़ारजा जो है वो लीड कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से ये तो हौच पौच कर रहे हैं। और ये जो है ये इशू काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी जगहों पर बातचीत चल रही है, लोगों को इसकी परेशानी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी आया है और वो प्रोफेशनली उसने बड़ी अच्छी बात की है औरंगज़ेब ने कि अब हम ये एक कंट्री से $1 बिलियन लेना, दूसरे को रोल ओवर कहना, ये टाइम नहीं है। वैसे डार साहब भी तो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर सेनेटर बने, लॉन्गर टर्म पर और लॉन्गर टाइम पर और ज़्यादा पैसे एक ही विंडो से लेना ज़्यादा बेहतर है, और वो ही विंडो IMF की आपको चाहिए। ठीक है फरीद भाई, मेरे ख्याल से he has a point when he say this, but जो इसाक डार साहब हैं उनका साथ साथ कहीं ना कहीं रहना बहुत खतरनाक नहीं है। हिज ओनली जो पॉइंट है, जो एक्सपोर्टर्स पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि एक्सचेंज रेट के ऊपर उनका खासा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। दूसरे ये कि IMF से उन्होंने बहुत हेड ऑन ले लिया था, विच ही कुड नॉट। अगर वो प्रिवेल कर जाते तो हीरो बन जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस वी ऑल नो बेटर कि वो इसलिए थोड़ा बैकफुट पे हैं। और ये जो लोग हैं IMF से डील करने में, नेगोशिएशंस में, वो क्योंकि एक बहरहाल एक कदावर शख्सियत हैं हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऑल गुड होप्स फ्रॉम हिम। लेकिन जो इससे पहले प्राइवेटाइजेशन की बात की ना, हमारी स्टॉक मार्केट में ये जो एक्विजिशन प्लेज हैं ना, उनकी बहुत वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमने बारहा देख लिया कि कंपनी के रिजल्ट जैसे मर्जी आए, अर्निंग जैसी मर्जी आए, पे आउट जैसा मर्जी आए, वो थोड़ा सा चल के फिर फुस हो जाता है। लेकिन जो एक्विजिशन प्लेज हैं, चाहे वो लोटे हो, चाहे वो PIA हो, चाहे 5 और मैं गिनवा सकता हूँ, ये 2 ज़्यादा हैं, कि उसके अंदर फिर वो प्राइस रुकती नहीं है। अब आप देखें कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन होने के लिए जो सारी हो रही है खदोखाल, उसकी शेयर की प्राइसिंग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हो गई। लेकिन जो बाकी हमारी मार्केट है वो अभी भी अंडर 4 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है। ठीक है। और $100 बिलियन की हमारी है औकात, जो आज $34 बिलियन पे है। तो इंटरेस्ट रेट सिंगल मोस्ट चीज़ है जो तंग कर रहा है हमें। मैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ रहा हूँ जफ़र भाई। मुझे याद है 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, आज टीवी से पहले मैं इंडस में होता था, और वहाँ पर उस ज़माने में सलमान शाह साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक प्रोग्राम में वो आए थे, नईमुल हक मरहूम PTI के जो थे ना, मैं और नईमुल हक हम दोनों साथ प्रोग्राम करते थे, और आप उसमें गेस्ट थे, और सलमान शाह जो है वो भी आए हुए थे, और वहाँ पे आपने उनसे कहा था सर ये मरवा देगा, 5% इंटरेस्ट रेट हमको मरवा देगा। नाउ वी आर हेडिंग एट व्हाट हेडिंग वी आर एक्चुअली ऑन 22%। भाई ये जो फिनोमेना है ना, ये बहुत टाइम बाद देखा, और इसीलिए लोगों को मुशर्रफ का टाइम याद आता है। मैं 4 फिगर्स आपको दे देता हूँ। 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट था स्टार्टिंग में, 7.5-8 GDP, वो भले आर्ग्यूएबल है कि 6 था या 50 से 55 पे डॉलर था, 60-61। अच्छा 60-61 का। और सेल्फ असेसमेंट में, टैक्सेशन में मैंने अपनी आंखों से लोगों को लाइन में लगते देखा है। यूसुफ अब्दुल्ला नाम था ना, अब्दुल्ला यूसुफ, अच्छा डांस भी करता था। तो वो जो था ट्विस्ट नहीं था, वो डांस था, वो क्योंकि गजल पर कर रहा था। अच्छा वो जो था, आप ले ना इनसे जरा, कोई बोल सकता है इन चीज़ों में। अच्छा हाँ। तो वो जो था ना, वो अच्छा एक टाइम था। फिर से उसका जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, हाँ। देखिए हमें 2 डिक्लाइन होने मारा है। हाँ। एक हमें मारा 27 दिसंबर की गोली ने, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जो चली, उससे तो एक तबाही आई।
फिर इंटरनेशनल तबाही है। तो ये दो तलवारों के इकोनॉमिक डाउनफॉल को बर्दाश्त करना है, ये पाकिस्तान जैसे ही कंट्री की ताकत थी कि बर्दाश्त कर गया। अब जो 22%, जो 300 रुपए का डॉलर, जो कोई सब्सिडी ना देना, कोई चीज़ पर भी हाथ नहीं रखने देना, किसी चीज़ पर भी, तो ये सब चीज़ों ने एक भौचाल बनाया हुआ है पूरी इकोनॉमी में। तो ये जब हम लोग अच्छी बात भी करते हैं ना, तो नए शेयर्स जो कहते हैं ना, गुस्से में नेगेटिव कहने वाले, वो अगर पहले 10 थे तो अब 100 हैं। ठीक है फरीद भाई, मेरे ख्याल से ये इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी और यंगर पाकिस्तानी जो पोलराइजेशन हुई, पॉलिटिकल डिवाइड आई और ये सारी मुश्किलात और अभी भी है, अभी रहेगी थोड़ा, अभी ज़्यादा है। तो इस पे मैं शेयर में इसका आंसर बता दूं कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मैं खुद ही हूँ, ये पाकिस्तानियों के लिए, मेरे मुझ समेत, कि मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ और मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो हम लोग सारे पाकिस्तान को AKD के पोर्टफोलियो में लिखा है। सो आई थिंक वी आर ऑल, अभी जो हम अपने यंगस्टर्स को, जो अपने नौजवान नस्ल को, उनकी जो नेगेटिव चीज़ में उनको हम रेक्टिफाई नहीं करते, खामोश नहीं उनको हम खामोश होके उनको वी आर लेटिंग देम स्पीक एंड द नेगेटिविटी, और वो डिवाइड नहीं हो पा रही, मल्टीप्लाई हो रही है। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे आपने कोई शेर पढ़ा कभी? जी, वो शेर बहुत से पढ़े हैं, बहुत सी गज़लें नहीं, ये हमारा ऑन एयर जाने वाला अगर कोई, वो ही है, हेमंत कुमार का एक गाना है जिसमें वो कहता है, जब ये लोग मुझे समझाना आते हैं स्टॉक्स, तो मैं कहता हूँ वो दास्तां जो हमने कही भी, हमने सुनी, हमने कही भी, हमने लिखी भी, आज वो खुद ही सुनी है। यानी लोग जब समझाने आते हैं ना, तो हम कहते हैं आज हमारी ही कहानियाँ, हमारी एक किस्से हमको सुनाने। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती, आपने हमें वक्त दिया, और फरीद आलम साहब बहुत दूर से आप आए, कितनी दूर से आए? आधा किलोमीटर से इंतज़ार करा के हमें आए। नाज़रीन, आज की हमारी ये बैठक आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।